हेलो एवरीवन, मैं चिन्मय वेलणकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स जिंदाबाद पे। तो आज इस वीडियो में एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन शॉट सीरीज का, मतलब अपने सिस्टम सीरीज का, जिसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको झटका लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एकदम मस्त चैप्टर है जो आप लोगों को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो आज ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ये सब चीजें मैं बोर्ड पर लिखने वाला हूं, आप समझ जाइए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चीज होती क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट, ये करंट नाम का शब्द, करंट नाम का वर्ड कहां से डिराइव हुआ, ये सब चीजें मैं आपको बेसिक से जीरो से हीरो तक करवाऊंगा। पहले मैं इधर लिख लेता हूँ, हमारा कौन सा भी चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिक्स से, जीरो से हीरो जाना है तो बेसिक्स की आवश्यकता है, बेस से ही बिल्डिंग बनेगी। तो बेस आपको पहले क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। बेसिक्स के बाद सेकंड हमारे पास दो लॉज है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ देन किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये आपको पहले पढ़ाऊंगा बेसिक्स पहले, उसके बाद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, उसके बाद किरचॉफ्स चाचा का किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमारे पास है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ विथ स्टेटमेंट विथ डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला लॉ होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, सेकंड लॉ होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये पहले दो लॉज है, उसके पहले बेसिक्स है। तो बेसिक्स के बाद ये दो लॉज हम लोग लेंगे। दो लॉज के बाद दो लॉज है, उनका यूज क्या है, यूज के साथ उसका एप्लीकेशन, यूज एंड एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा ये दोनों का, ठीक है दोस्त। तो यूज एंड एप्लीकेशन इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बाद इनका डिफरेंस भी देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस है, इनकी साइन कन्वेंशंस क्या है, साइन कन्वेंशंस के बाद इनके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे, इनकी डेफिनेशन क्या है, सब देखेंगे। उसके बाद इसका यूज एंड एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद हमारे पास एकदम व्हिटस्टोन चाचा है, कौन सा है, व्हिटस्टोन। तो व्हिटस्टोन चाचा का नेटवर्क, व्हिटस्टोन थ्योरी नेटवर्क, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। व्हिटस्टोन नेटवर्क होता क्या है, व्हिटस्टोन नेटवर्क का एप्लीकेशन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, फॉर्मुलेशन देखेंगे, R1/R2 इज इक्वल टू E1/E2, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसका ही एप्लीकेशन व्हिटस्टोन नेटवर्क का, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज, ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज। तो इस पहले पार्ट में आप लोगों को ये 5 चीजें जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, ये बताना चाहूंगा। ये 5 चीजें होने के बाद अगर टाइम मिला तो एकदम खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, इसका हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर का क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक्स क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, सिनॉप्सिस है ये। अगर आपने किया, सिर्फ अगर आपने ये किया, ये वोल मिला के अपना चैप्टर होता है 60% चैप्टर। इसके बाद हमारा क्या बचता है चैप्टर में, तो पोटेंशियोमीटर जो है उसका एप्लीकेशंस मेन है, एप्लीकेशन सम एंड डिफरेंस रूल ऑफ E1/E2 डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड। उसके बाद हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप काउंटर, ये सब फॉर्मूलेज हमारे पास है, V इज इक्वल टू ER/R+R, ये सब बेसिक फॉर्म्स हैं। तो ये अगर आपने समझ लिया तो पार्ट 2 में आप लोग एकदम इजी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से समझोगे। तो पार्ट 1 अपना स्टार्ट करते हैं पहला बेसिक्स के साथ। तो करंट होता क्या है, करंट ये चीज होती क्या है, और करंट ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना प्यारा सा और खूबसूरत सा बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एकदम मस्त खूबसूरत बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले चार्ज होता क्या है दोस्त, चार्ज। तो हमारे पास कौन सा भी ऑब्जेक्ट हो, कौन सा भी ऑब्जेक्ट, उसके पास एक फीलिंग्स होती हैं। अब अगर आपने कौन सा भी ऑब्जेक्ट लिया, एकदम बेस से ले रहा हूं, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर आपने लिया, उसके पास फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स।
इधर आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की भी बात कर सकते हो। नॉन लिविंग में भी फीलिंग्स होती है, मतलब आप लोग बैग भी फेंकेंगे तो बैग को बुरा लगेगा, ऐसे हमें लगता है, तो वो फीलिंग्स एक टाइप की है, वो बैग्स में भी होती है। कौन सा भी नॉन लिविंग लिविंग में होते हैं। ये मैं साइंस के अपोजिट नहीं बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। तो ऑब्जेक्ट को फीलिंग्स होते हैं, तो फीलिंग्स कौन से टाइप के होते हैं, तो देखो एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो चार्ज, ये जो चीज हम लोग देखते हैं, चार्ज, बॉडी एकदम चार्ज हो गई, एकदम चार्ज हो गया हूं मैं, चार्ज अप हो गया हूं, मतलब आपको पढ़ाने के लिए एकदम रेडी हूं, एकदम मस्त हूं। तो हमारे पास क्या होता है, देखो चार्ज जो चीज होती है वो हमारे पास जो बॉडी होती है, बॉडी से रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट की फिजिकल एबिलिटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज। ये डेफिनेशन आपको किसने भी नहीं बताई होगी। ऑब्जेक्ट की जो, ऑब्जेक्ट के, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एक चार्ज है। चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स को चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे। चार्ज मतलब कौन से भी बॉडी से रिलेटेड उसकी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज मतलब क्या, आपने देखा होगा कि कौन सा भी आदमी एकदम कड़क करके तैयार हो जाता है, नहीं तो एकदम मायूस होता है। दो मतलब उसके ये है, मतलब स्वभाव है। तो स्वभाव में चार्ज अप होना मतलब एक डायरेक्शन में कौन सा भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अप। तो चार्ज एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल बेस है, इसको बोलते हैं। करंट अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल बेस होता है अपना चार्ज, फंडामेंटल बेस होता है अपना चार्ज। तो चार्ज को हम लोग कूलम, इसका यूनिट है कूलम, इसका यूनिट हमारे पास है कूलम। तो चार्ज का यूनिट है कूलम, सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, यही सेम मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन मतलब हमारे पास जो पॉजिटिव, ये अलग वाइब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, मतलब ये चार्जलेस क्वांटिटी होती है क्या, नहीं, उसको भी चार्ज होता है, बट चार्ज कैंसिल होने के बाद जो न्यूट्रॉन है वो उसका ऊपर रिजल्टेंट नेट चार्ज 0 होता है। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। न्यूट्रॉन जो बना होता है वो +-Q/3, जो अपना चार्ज है करंट का, जो डिवाइड बाय 3 अगर तुम करोगे तो उतना जो चार्ज है उनका होता है, किसका, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बने होते हैं, अपक्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, क्वार्क्स नहीं, अपक्वार्क्स डाउन क्वार्क्स। तो इनका मिलाकर हमारे पास न्यूट्रॉन फॉर्म हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, क्योंकि +Q/3 चार्ज -Q/3 चार्ज हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये बेसिक चीजों में चार्ज के बारे में। तो चार्ज होता क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो बॉडी से एसोसिएटेड है। सेकेंड चीज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, बट ऐसा नहीं उसको चार्ज नहीं है, चार्ज उसको भी एसोसिएटेड है, बट चार्ज उसका नेट चार्ज, टोटल चार्ज आफ्टर समेशन 0 आता है, क्योंकि यहां पर न्यूट्रॉन +-Q/3 क्वार्क से बना होता है। +Q/3 को हम लोग बोलते हैं अपक्वार्क, -Q/3 को हम लोग बोलते हैं डाउन क्वार्क। तो अपक्वार्क डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से हमारे पास 0 चार्ज न्यूट्रल फॉर्म होता है, इससे न्यूट्रॉन फॉर्म होता है। तो हमारे पास ऐसे चार्ज बॉडी तैयार होती है। तो चार्ज बॉडी कैसे तैयार होती है, देखो चार्ज सब में होता है प्रेजेंट, बट चार्ज वो दिखाने के लिए, चार्ज का रूप दिखने के लिए कौन सा ये यूज है, देखो इसका अगर बेसिक इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हैं उसका। तो चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज फॉर्म कैसे होता है। चलो देखेंगे चार्ज का फॉर्मेशन। पहले हम लोग ने देखा चार्ज होता क्या है, उसके बाद सेकंड है चार्ज का फॉर्मेशन, मतलब ये जो चार्ज है हमारा वो फॉर्म कैसा होता है हमारे पास। तो चार्ज का फॉर्मेशन देखने से पहले हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल। आपने देखा होगा सोडियम एक एटम है हमारे पास, एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ठीक है।
Na11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर अगर हमने क्लोरीन एटम लिया, क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है आप बताओ क्लोरीन का? तो हमारे पास ये आता है 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी चीज होती है, यहाँ पर जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का एक। क्लोरीन के यहाँ पर 7 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वैलेंसी 1 होती है। और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 7 अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होंगे तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? 7 डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए वो 1 एक्सेप्ट करेगा। सोडियम के पास 1 ही बचा, इसलिए वो 1 डोनेट करेगा। अगर इसने 1 यहां पर डोनेट किया, अगर इसने 1 यहां पर एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास NaCl, ये दोनों का बॉन्ड बन जाएगा एक साथ, आयोनिक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। और आयोनिक बॉन्ड बनने के साथ हमारे पास ये फॉर्म होगा आयोनिक सॉल्ट, हमारे पास यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड तैयार होगा। बट हम लोग सोडियम क्लोराइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर फिजिक्स की बात करेंगे, करंट और चार्ज की बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को एसोसिएटेड होता है उसका चार्ज, जो हमने देखा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खूबसूरत बात है, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां गया, लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो हमारे पास चार्ज का भी ट्रांसफर हो गया। कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया यहां से यहां तक? निगेटिव चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम Na एटम से हमारे पास क्लोरीन एटम तक गया। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, Na से अगर निगेटिव चार्ज चला गया तो Na हमारे पास क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि Na जो न्यूट्रल है उसमें से मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वो चार्ज हमारे पास डोनेट हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा Na+। यहां पर Cl- में क्या होगा, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया Cl पे। Cl में जाने के बाद Cl अगर न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो उस क्लोरीन एटम्स में ऐड हो जाएगा, इसलिए Cl- तैयार हो जाएगा। और ये Na+ और Cl- का फॉर्म होने के बाद NaCl हमारे पास सॉल्ट भी लगा। तो यहां पर देखो, इस चार्ज किसे बोलते हैं हम लोग, चार्ज मतलब चार्ज का फॉर्मेशन कैसा होता है, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट हो जाए। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाकी था, इसने इसको डोनेट कर दिया, उसके बाद हमारे पास यहां पर एक चार्ज बन गया, यहां पर एक चार्ज बन गया, पोलर बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहां पर ये पोलर बॉन्ड तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है, बट पोलराइज स्थिति तैयार हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल्स तैयार हो गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक फॉर्मेशन होता है, चार्ज किससे फॉर्म होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद फॉर्मेशन की बात आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज हमारे पास, मैंने बताया हमारे पास करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताने की कोशिश की, चार्ज क्या होता है, उसके बाद चार्ज फ्लो कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है। तो अगर आपने कौन सी भी बॉडी ली, बॉडी में हमारे पास क्या होते हैं, बॉडी में होते हैं एटम्स, बॉडी में हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, एटम से पैक्ड हमारी बॉडी होती है। यहाँ पर ये हमारे पास एक क्या है, एटम है। तो एटम में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। बीच में बना रहा हूं वो न्यूक्लियस है, बीच में बना रहा हूं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अगर हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो हमारे जो ऑर्बिट्स है, एक एक एटम के जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ घूमे, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है, या प्रोटॉन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है जो अंदर होता है एटम के, वो चार्ज उस बॉडी में उतर जाता है। मतलब जो बॉडी होती है वो प्रॉपर्टी धारण करती है चार्ज की, बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज चार्ज।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण हमारे पास यहाँ पर ये बॉडी होता है, बॉडी में हमारे पास चार्ज जनरेट होता है। पर चार्ज हमारे बॉडी के सबके बॉडी में हमारे पास चार्ज होता है, पर हम लोग बोलते हैं ये बॉडी न्यूट्रल है। मतलब हमारे पास जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, वो कंडीशन आपको फील क्यों नहीं होती? क्योंकि वो चार्ज है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिखरा हुआ है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ किधर से भी किधर घूम रहे, अनशेप्ड में, एक पैटर्न नहीं। अगर मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रिक्टली बिहेव करना चालू किया, यहाँ पर मैंने, मतलब ध्यान से सुनो, क्या होता है, कौन सी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते हैं। कौन से भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर उधर मूव करते रहते हैं उनके ऑर्बिट्स में। अगर मैंने बाहर से कुछ एक्सटर्नल, अगर मैंने एक्सटर्नल, हमारे पास यहाँ पर क्या, फोर्स ले लो, प्रेशर ले लो, आप कुछ भी समझो यहाँ पर टर्म, एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगाया, और वो फोर्स ऐसा लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रॉन से एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करने लगे। ध्यान से समझो क्या किया, एक बॉडी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने अपने ऑर्बिट में अच्छे तरीके से शांति से घूम रहे हैं, उनका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है अच्छे से, अगर मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एकदम जोर से, एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ भी टर्म आप अब तक के लिए समझने के लिए ध्यान में समझो। एक्सटर्नल मैंने कौन सी भी अगर एक एक्टिविटी की, जिससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जो हमारे पास एटम्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर आ गए, या ऑर्बिट में ही अगर इलेक्ट्रॉन्स ने एक ही डायरेक्शन ये कर ली, मतलब यहां पर ध्यान से देखो, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो इनका सम होने के बाद इसका एक इफेक्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, समझा? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में या ऑर्बिट से बाहर आकर वो हमारे पास क्या होंगे, एक यूनिडायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्या? यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा। अगर यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया तो हमारे पास वो एक्सपीरियंस क्रिएट होगा चार्ज का, जिसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो हमारे पास चार्ज का एक्सपीरियंस फील होगा। तो ये था बेसिक चार्ज, और ये चार्ज का एक्सपीरियंस कैसा लाएंगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बारे में। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये एकदम बेसिक जीरो से चीजें दे रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आपको चार्ज और इलेक्ट्रॉन और करंट फ्लो के बारे में नहीं समझा तो आपने क्या समझा इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कौन से भी ये पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी के। तो हमारे पास करंट का चीज मैं आपको बताऊंगा, करंट के हम लोग 90% एकदम पास आ गए हैं। तो हमारे पास मैंने देखा एक्सटर्नल फोर्स लिखा था, हमने क्या लिखा था, एक्सटर्नल फोर्स लिखा था। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अपने आप आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स जो मैं बॉडी को अप्लाई कर रहा हूं, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लो, क्वांटिटी लो, प्रेशर लो, कौन सी भी चीज डायरेक्टली बॉडी पे कैसे आएगी, उसके लिए कुछ तो अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर मैंने क्या किया है, ये दो सेम लेवल पर मैं रखा, यहां पर मैंने टेबल लिया, सेम हाइट का टेबल लिया, दो बाजू बाजू में रखा, सेम हाइट से, नीचे से, ग्राउंड से। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर रखा, कंटेनर 1 C1, कंटेनर 2 C2, ठीक है, आपको दिख रहा है। कंटेनर 1 C1 लिया, कंटेनर 2 C2 लिया। तो हमारे पास यहाँ पर मैंने पानी लिया 10 लीटर, यहाँ पर भी मैंने पानी लिया 10 लीटर। तो दोनों सेम पोजीशन पे, अगर मैंने यहां से यहां एक पाइप ज्वाइन किया या यहां से यहां एक पाइप ज्वाइन किया, तो आपको ध्यान से बताना चाहूंगा, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में अगर ये प्रेजेंट है, कुछ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं है एयर का, तो हमारे पास यहां से यहां सेम लेवल पे पानी ट्रैवल करेगा क्या? एक्सटर्नल फोर्स कौन सा अप्लाई डायरेक्टली होगा क्या? बताओ मुझे कमेंट्स में। तो इसका सीधा आंसर है नो, पानी यहां से यहां ट्रैवल नहीं कर सकता, यहां से यहां ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर कुछ डिफरेंस नहीं है उनके पोजीशंस में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास अपने आप भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके लेवल में डिफरेंस नहीं है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। कौन सी स्टेट पे है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो हमारे पास इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पानी है वो यहां से यहां डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर मैंने सेम कंडीशन यहां पर ली, यहां पर ये टेबल रखा, यहां पर मैंने ग्राउंड पे रखा है, यहां पर मैंने ग्राउंड पे रखा है, यहां पर मैंने टेबल के ऊपर ये कंटेनर रखा है C1 C2, यहां पर मैंने पाइप ऐसा इधर कनेक्ट किया, पाइप यहां पर मैंने अगर कनेक्ट किया,
तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर C1 में अगर मैंने 10 लीटर पानी लिया, कितना पानी लिया, 10 लीटर, और इधर भी हमारे पास कितना पानी है, 10 लीटर। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्री फॉल, आप लोग समझो, अगर फ्री फॉल भी आपने नहीं समझा तो छोड़ दो, अगर आप लोग इसको आइसोलेट करेंगे और रिजल्ट देखोगे तो शॉकिंग रिजल्ट आएगा। ये पानी यहां से यहां तक ट्रैवल हो जाएगा, यहां से यहां तक ट्रैवल हो जाएगा विदाउट डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर या डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स। मैंने धक्का नहीं दिया, एयर प्रेशर नहीं लगाया, आइसोलेट किया, तभी भी पाइप कनेक्ट करने के बाद यहां से यहां पानी ट्रैवल हो गया। तो यहां पर 10 लीटर का कम होते होते समझो 8 लीटर हो जाएगा, यहां से 10 लीटर का कम होते होते 12 लीटर हो जाएगा। ऐसे उसका मैनिपुलेशन होता रहेगा और एक कंडीशन पे ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा। तो हमारे पास यहां से यहां तक पानी गया, क्योंकि उधर एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली अप्लाई किया है, तो नहीं, ये यहां से यहां क्यों गया, क्योंकि उनके कुछ डिफरेंस की वजह से। ऐसे ही बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, यूनिडायरेक्शनल ट्रैवल करते हैं और चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसके लिए फोर्स एक्सटर्नली लगाने की जरूरत नहीं होती। उस एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कहां से डेवलप करते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करके। ये D1 है, ये D2 है, तो D2 माइनस D1 हमारे पास यहां पर एक डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एक ऐसा डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होता है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई होने के बावजूद भी एक वर्क डन यहां पर होता है। ये बेसिक चीज है, हमने बताई मैंने आप सब लोगों को। अगर ये चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई, वो चीज सॉरी, अगर ये चीज यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है, वो अगर मैंने उसको कितने टाइम में हो रही है, उसका रेट अगर मैंने मेजर किया, तो हमारे पास अपना प्यारा सा वर्ड आ जाता है करंट। करंट मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, चार्ज अपॉन टाइम, ये बेसिक हमारे पास इसका इक्वेशन आ जाता है। तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं चार्ज को, और इसको करते हैं डिनोट T से। तो करंट हमारे पास यहाँ पर I से, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, I मतलब करंट। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास यूनिट क्या आएगा, करंट का। तो करंट का हमारे पास यूनिट आता है, क्या आता है करंट का, एम्पियर। बेसिक एम्पियर ये करंट का यूनिट हमारे पास आता है। इसका डायमेंशंस करंट के अगर आप लोग लेने लगे तो करंट का डायमेंशंस हमारे पास कौन सा था, करंट का डायमेंशन सिर्फ I ही आएगा या A ही आएगा, क्योंकि हमारे पास करंट है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज फंडामेंटल नहीं, चार्ज बेस क्वांटिटी यहां पर मैंने लिखवाया था पिछले स्लाइड में। तो यहां पर चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज से हम लोग आगे पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, पूरा चैप्टर सीखने वाले हैं। तो ये बेसिक सब चीजें हमारे पास हुई। करंट मतलब यहां से यहां तक का फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एक्सटर्नली। तो ये सब बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश की। तो आप लोग देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। आपने पूरा बेसिक यहां पर अच्छे से कवर किया है। अगर आपने सिर्फ इतना वीडियो देखा तो आपको मैं गारंटी देता हूं आपको ये पूरा बेसिक्स चार्ज का, करंट का, ये आपको समझा होगा। तो चलो अपना बेसिक्स यहां पर मैंने पूरा कवर कर लिया है। पूरे 15 से 20 मिनट, कितना टाइम हुआ, 23 मिनट का टाइम लेकर, बहुत बड़ा समय है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हमारा चैप्टर का कंटेंट, मेन कंटेंट। चैप्टर के पहले 2 पेजेस तो बेसिक इंफॉर्मेशन से, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई होता है, उसकी यूनिट क्या, उसका डायमेंशंस क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सब चीजें मैंने आपको 20 मिनट में समझा के दी है। ध्यान से देखो। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। क्या है इसका नाम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा, किरचॉफ का पहला लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ एकदम सिंपल लॉ है, इसमें समझने की बात ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तभी भी आपको सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर इसका डायग्राम देखो। यहां पर मैंने कौन सा भी एक जंक्शन लिया, J नाम का, S नाम लो, A नाम लो, B नाम लो, कौन सा भी नाम लो, एक जंक्शन नाम लिया। जंक्शन मतलब क्या, जहां से कौन सी भी चीज आती है उतनी ही चीज, वो ही चीज दूसरी जगह से पास होती है। जंक्शन मतलब हमारे यहां पर कल्याण जंक्शन है,
LTT है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, और हमारे पास कुर्ला जंक्शन है। ये सब जंक्शन है। जंक्शंस में क्या होते हैं? जंक्शंस में हमारे पास ट्रेन आती है, ठीक है, ट्रेन्स आती है और हमारे पास ट्रेन्स जाती है। जंक्शंस का काम क्या है? यहाँ पर ट्रेन रुकती है, आती है, रुकती है, थोड़ी देर बाद जाती है, ट्रेन्स जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमारे पास है। ट्रेन्स आती है, जाती है, कौन से भी जंक्शन में। किसमें दोस्त? जंक्शन में हमारे पास कौन सी भी ट्रेन आती है, जाती है। वैसे ही हमारे पास करंट में भी किरचॉफ अंकल ने बताया कि कौन सा भी अगर जंक्शन हो उसमें जितना करंट हमारे पास आएगा, हमारे पास जितना करंट आएगा उतना ही करंट हमारे पास जाएगा। जितना करंट हमारे पास आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। मतलब अगर आपने कौन सा भी एक जंक्शन अज्यूम कर लिया हो, जंक्शन ये J1 है, J2 है, तो यहां पर हमारे पास जितना करंट आएगा, जितना करंट हमारे पास यहां पर आएगा उतना ही करंट हमारे पास बाहर जाएगा। मतलब अगर यहां पर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं, यहां पर एक I1 करंट आ रहा है, I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। ये जो एरोज है, एरोज की बो की डायरेक्शन है, रिप्रेजेंट करते करंट आ रहा है या जा रहा है। जंक्शन की तरफ अगर ये ऐसा है, जंक्शन की तरफ, तो मतलब करंट हमारे पास यहां पर आ रहा है, इन हो रहा है। और करंट जा रहा है मतलब यहां पर करंट जा रहा है मतलब हमारे पास ये डायरेक्शन है जंक्शन से दूर, अवे वाली। तो हमारे पास यहां पर एक साइन कन्वेंशन में आपको समझाना को चाहूंगा। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन हमारे पास यूज होता है न्यूमेरिकल्स में मेनली। एक्सप्लेनेशन में आप कैसे भी लिखोगे, अगर आपने लॉ को प्रूफ करके दिखाया बराबर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बराबर होगी। तो साइन कन्वेंशन, जितना करंट, जो करंट आ रहे हैं अंदर, उनको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। जो करंट अंदर आ रहे हैं उसको हम लोग पॉजिटिव। तो हमारे पास I1 अंदर आ रहा है, I1, तो I1 पॉजिटिव हो गया। यहाँ हमारे पास IS, मैंने करंट लिया है IS, सॉरी I5 है ये, तो I5 को भी मैं प्लस लूंगा क्योंकि वो अंदर जा रहा है। करंट आ रहा है मतलब पॉजिटिव थी, करंट जा रहा है मतलब निगेटिव थी, आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पर I4 है, वो अंदर जा रहा है, मतलब I4 को भी हम लोग लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पर I3 हमारे पास यहाँ से जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लूंगा I3 निगेटिव। I2 भी जा रहा है, इसलिए मैं लूंगा I2 को निगेटिव। साइन कन्वेंशन को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल्स में सब साइन कन्वेंशंस को जो आप लोगे वो उसको सबको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको फिर अटक जाओगे। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है इसका। जे हमारे पास जंक्शन 1 है, ये J2 समझो, ये J1 है, तो J1 के लिए समझेंगे। यहाँ पर एक I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये अंदर जा रहा है इसलिए यहाँ पर है पॉजिटिव I1, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। I4 अंदर आ रहा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव I4 लेंगे। I3 अंदर आ इसलिए पॉजिटिव I3 लेंगे। I2 बाहर जा रहा है इसलिए I2 निगेटिव लेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें, साइन कन्वेंशन और डायग्राम आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जंक्शन मतलब सर्कल रिप्रेजेंट करना है, डॉट रिप्रेजेंट करना है, करंट अंदर आ रहा है, एरो निकालना है, करंट बाहर जा रहा है, एरो निकालना है बाहर जाने का। तो ये बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन की है। तो यहां पर हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है, टोटल समेशन ऑफ ऑल करंट्स प्रेजेंट एट द जंक्शन, टोटल समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। यहां पर एक जंक्शन है, जंक्शन अगर एक पूरा सिस्टम आपने समझा, ये एक पूरा जंक्शन हमारे पास है J2। ये पूरे जंक्शन में हमारे पास जितने भी करंट है, वो करंट का जो समेशन है, टोटल अगर आपने किया इस करंट्स को, पूरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको अपने साइन कन्वेंशन के साथ अगर आपने प्लस किया, ऐड किया, समेशन किया, तो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है 0। तो आपको लिखवा के देता हूं यहां पर मैं, ये सब डायग्राम और ये आपको ध्यान में रखनी है एकदम मस्त, ठीक है। करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ है, वो भी रफ हो गया, इसको लिखना पड़ेगा। करंट लॉ है हमारे पास ये। तो आपने देखा जितना करंट हमारे पास जंक्शन में आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। मतलब अगर आपने एक जंक्शन को एक सिस्टम ले ली जिसमें करंट आ रहा है, जा रहा है, इंक्लूडेड विद नंबर, जंक्शन नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना करंट है अंदर आ रहा है, जा रहा है, टोटल समेशन ऑफ करंट at any junction point
एनी जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, इज जीरो आप लोग लिख सकते हो। तो हमारे पास समेशन का साइन है ये, समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपने करंट ऐड किया। तो एग्जांपल में लेना, यहां पर भूल गया था, एग्जांपल लेके दिखाता हूं। I1 I2 I3 इक्वेशन आप लोग लिखा के प्रूफ कर सकते हो, I5, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, जितना करंट अंदर जा रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव I1, पॉजिटिव I2, बाहर जा रहा है इसलिए निगेटिव I3, बाहर जा रहा है इसलिए निगेटिव I4, अंदर आया इसलिए पॉजिटिव I5। इसको हम लोग सम किया पूरा, इसका वैल्यू हमारे पास आएगा जीरो। एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आप लोग को ये एक्सप्लेन करना है पूरा। एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा, न्यूमेरिकल में बेसिकली 1 मार्क के लिए सिर्फ ये पूछेंगे, इसका वैल्यू जीरो है, जीरो नहीं देंगे। आपको समझना चाहिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या है, करंट का समेशन जीरो होता है। करंट की एक वैल्यू मिसप्लेस्ड होगी, वो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है दिया होगा, आपको साइन कन्वेंशन लिखना है, याद रखना है। याद मत रखो तब डिसाइड करो, बट साइन कन्वेंशन सेम ही रखो। साइन कन्वेंशन आपको टोटल समेशन जीरो लेना है। तो ये रहा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इसके बाद किरचॉफ्स सेकंड लॉ हम लोग देखेंगे। तो ये था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड लॉ का पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। चलो, किरचॉफ चाचा ने दूसरा और आखिरी लॉ दिया यहां पर इस चैप्टर में, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, किरचॉफ सेकंड लॉ इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ हो गया, उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहां पर मैं आपको पहले एक डेफिनेशन प्लस हमारे पास यहां पर रिप्रेजेंटेशन लिख के देता हूं। तो ध्यान से देखो, यहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर डेफिनेशन से पहले रिप्रेजेंटेशन लेता हूं। सबसे पहली चीज ये इज इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे पास समेशन ऑफ voltages at complex electrical circuit, summation of voltages at हमारे पास complex electrical circuit and और प्लस summation of electromotive forces और summation of EMVs is equal to zero। ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको आप लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हमारे पास ये वोल्टेज लॉ 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और हमारे पास यहाँ पर साइन कन्वेंशन कैसा है आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास ध्यान से देखो, मैं आपके सामने एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये सब बेसिक हमारे पास एक सर्किट है। इसमें ये आर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर है प्लस माइनस, यहाँ पर है ई मतलब हमारे पास है बैटरी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। तो गैल्वेनोमीटर का हमारे पास काम क्या होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का हमारे पास काम होगा करंट को सेंस करना। क्या करना, करंट को सेंस करना, गैल्वेनोमीटर। इसके बाद ये लॉ के बाद आपको 2 इक्वेशंस दूंगा, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर हम लोग एंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेक्चर है। बेसिक्स आपने समझ लिया, ये लॉस तो आपको बहुत इजी जाएंगे। तो हमारे पास एक बेसिक सर्किट हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव तक हमारा करंट फ्लो होता है कन्वेंशन के हिसाब से। कन्वेंशन को हम लोग नहीं भूलेंगे कभी भी। तो यहाँ पर हमारे पास आई है, करंट जा रहा है आई। ठीक है, आई करंट यहां पर जा रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट जाएगा I1। ये आई करंट रेजिस्टेंस में हमारे पास गया। ठीक है, रेजिस्टेंस में I1 गया, फिर यहां पर गैल्वेनोमीटर में वो करंट जाएगा और वो I1 हमारे पास वो I से इक्वल हो जाएगा।
ये बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास वोल्टेज लॉ का है, मतलब जितना करंट जा रहा है बैटरी से उतना ही करंट बाहर आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर ये एक फर्स्ट चेन वाला रिएक्शन है। यहाँ पर ये आई करंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव के तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है I1 करंट, तो पॉजिटिव से जा रहा है इसलिए हम लोग इसको लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना करंट हमारे पास यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास जा रहा है करंट, ध्यान से देखो एकदम समझ के लो, रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, ठीक है, करंट भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए ये चीज दूसरी अलग है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे माइनस I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन प्रूव हो जाती है। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहला प्रिंसिपल है, करंट जितना जाता है उतना ही बाहर आता है कौन से भी सर्किट में, रेजिस्टेंस कितना भी हो जाए, रेजिस्टेंस सिर्फ उस पार्ट के लिए डिपेंड करता है, बाद में करंट जितना जाता है उतने ही क्वांटिटी में उधर से आता है। तो आपको एक बताना चाहूंगा, करंट हमारे पास जो है चीज करंट, तो ये करंट जो है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये जो क्वांटिटी है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल लेता हूं, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, आप एंगल थोड़ी ना जोड़ोगे, यहां से अगर 2 एम्पियर करंट आया, यहां से 3 एम्पियर करंट आया, तो यहां पर थोड़ी ना लिखोगे 2 + 3 cos थीटा 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर cos थीटा का अंडर रूट cos 30 का अंडर रूट। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं करती, यहां से इतना करंट आया, यहां से इतना करंट आया, तो हमारे पास जो टोटल करंट आउटपुट में होगा वो 5 एम्पियर 3 + 2 एम्पियर होगा, इसलिए इसको डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन हुआ। यहाँ पर वोल्टेज जो रहता है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसका इक्वेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR, ये बेसिक इक्वेशन है ओहम्स लॉ। तो ये ओहम्स लॉ हमारे पास प्रेजेंट है, V इज इक्वल टू IR, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I मींस करंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस, ये बेसिक लॉ है। तो V की वैल्यू निकालनी हो तो I इंटू R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये निकालने के लिए यहाँ पर जितना करंट जा रहा है, इसका साइन कन्वेंशन यहाँ पर मैं लिखा देता हूं। अगर करंट हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो नेगेटिव, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन रेजिस्टेंस की डायरेक्शन और को मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो, करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो हमारे पास निगेटिव लेना है इक्वेशन को, अगर डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो तो इसको हम लोग क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहां पर आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से, नहीं रुको, अगर डायरेक्शन सेम हो रेजिस्टेंस की और करंट की तो सेम लेना है हमारे पास, सेम हो तो निगेटिव लेना है, अगर डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो तो पॉजिटिव लेना है। तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में मैंने बताया प्लस और माइनस आर के हिसाब से, और हमारे पास यहाँ पर अगर बैटरी आ गई तो ई को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ई को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग चीज है। तो हमारे पास EMV इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास यहाँ है, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से यहाँ करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ जो हमारे पास फ्लो होता है यहाँ से यहाँ, तो जिस डायरेक्शन की तरफ, जिस टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो रहा है उस टर्मिनल की डायरेक्शन लेनी है। यहाँ पर करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग प्लस E1 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, करंट और इसकी डायरेक्शन सेम है, माइनस I1 प्लस E1, माइनस I1 क्योंकि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो, निगेटिव लेंगे माइनस I1, पर I1 नहीं लेंगे, I1 के साथ हम लोग लेंगे I1R, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल निकालना है। E मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट इलेक्ट्रिक सेल के लिए होता है, इसलिए हम लोग उसको E बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सेल। तो हमारे पास यहाँ पर E1 पॉजिटिव हुआ क्योंकि पॉजिटिव की तरफ करंट बाद में जा रहा है। तो ये सब बेसिक लॉ रिप्रेजेंटेशन और बेसिक फॉर्मुलेशन और बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या साइन कन्वेंशन हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हुआ। तो ये बेसिक चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लो। दो हमारे पास मेन चीजें हो गई हैं, दोनों एग्जाम में 2-2 या 3-3 मार्क्स को पूछी जाती है। अगर आपने सिर्फ ये लिखा, एक्सप्लेनेशन मैंने जो बताया है उसको आपको पूरे मार्क्स मिलने की गारंटी मेरी है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक 2 फॉर्मूलेज
उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक सिंपल सा लॉ और सिंपल सा रूल। एकदम ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर एक कंसेप्ट आ जाएगी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, मतलब यहां पर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, अगर इससे हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जी कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, यहाँ पर अगर करंट जा रहा है तो ये R1 अगर ये R2 है, तो पैरेलल में अगर हमारे पास कनेक्टेड है कौन सी भी चीज, तो हमारे पास एकदम ध्यान में देखो पैरेलल में, और इसमें क्या होता है पीवी और एसआई, ये दो वर्ड्स आप लोग ध्यान में रखो। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पीवी मतलब पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, एसआई मतलब सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, सीरीज में हमारे पास आई मतलब करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर पैरेलल में हमारे पास कैसा इसका इक्वेशन आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका फॉर्म देखो, आई अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। ये बेसिक फॉर्म है। अगर हमारे पास सीरीज में देखा जाए, ये था पैरेलल के लिए, पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, पीवी मतलब वोल्टेज कांस्टेंट, करंट अलग अलग जाता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जाएगा I1 अलग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास I2 अलग जाएगा। यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन बोलनी हो तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जितना करंट जा रहा है उतना करंट बाहर आएगा और टोटल जंक्शन का हिसाब 0 होता है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉ लगाना हो तो यहाँ पर ये करंट और ये डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस I2 R2 यहाँ आ जाएगा, माइनस I1 R1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस E1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने इसका किरचॉफ सेकंड लॉ का अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास ये पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है। पैरेलल रेजिस्टेंस में वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज यहाँ पर पूरी सेम रहेगी। क्या रहेगी, वोल्टेज यहाँ पर पूरी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट डिफर होगा, इसलिए हम लोग करंट के हम लोग दो करंट लेंगे। यहाँ पर से करंट जाएगा I1, यहाँ से जाएगा, यहाँ से I1 बाहर आएगा नीचे, यहाँ से I2 यहाँ पर बाहर आएगा नीचे, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा फिर से I1 प्लस I2 मतलब इज इक्वल टू I, जितना करंट हमारे पास आया यहाँ से गया उतना ही करंट बाहर आ गया। ये पैरेलल रेजिस्टेंस की बात है। तो सीरीज के इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले निकाल लो, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको सीरीज रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी चीज बताना चाहूंगा। PVSI हमारे पास रहेगा, पैरेलल सीरीज, परपेंडिकुलर नहीं। सीरीज को कभी कभी परपेंडिकुलर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो लाइंस होती है सीरीज की, वो हमारे पास सिर्फ स्ट्रेट नहीं होती, डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। तो ये ध्यान से देखो, अलग सर्किट ड्रॉ किया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। यहाँ से हमारे पास करंट इधर जाएगा I हमारे पास यहाँ पर करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर से समथिंग करंट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो करंट यहाँ पर सेम जाएगा, क्या जाएगा, करंट सेम यहाँ पर जाएगा, ट्रैवल होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर होगा वो V1 और V2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अलग अलग पोटेंशियल, ये R1 है या R2 है, तो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, करंट अपोजिट में जा रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव I1 पॉजिटिव I2 R2 यहाँ पर आएगा, मतलब I कॉमन रहेगा, IR1 प्लस IR2 हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। तो जितना I करंट जा रहा है उतना ही करंट हमारे पास आ रहा है। वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, वोल्टेज वेरिएबल रहेगा। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज अलग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन भी आप लिख सकते हो वोल्टेज सेकेंड लॉ की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, R1 प्लस R2 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस जितना होगा वो किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के, डायरेक्टली आप लिख सकते हो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हमारे पास यहाँ पर होगा। और यहाँ पर सबसे इजी बात, V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ आपको यूज करना है, ओहम चाचा का लॉ। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताया, पूरा बेसिक चीज बताए, दो मेन जो लॉज है बताए। अगले वीडियो में व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में देखेंगे, व्हीटस्टोन मीटर नेटवर्क के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन नेटवर्क्स, ये सब चीजें क्या होती है, मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया देना चाहूंगा व्हीटस्टोन नेटवर्क के बारे में। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क का बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ।
हमारे पास आपको दिख रहा है अच्छे से, चलो व्हीटस्टोन नेटवर्क। व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो व्हीटस्टोन नेटवर्क को समझने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा व्हीटस्टोन नेटवर्क में बेसिक चीजें हमारे पास होती क्या है, और व्हीटस्टोन नेटवर्क में हमारे पास क्या क्या चीजों को एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है व्हीटस्टोन नेटवर्क का। यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वानोमीटर G कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास है R1 R2 रेजिस्टेंस टू R3 R4, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली करंट का हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल में सर्किट कनेक्टेड हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक की ड्रॉ करके देता हूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमेशा क्लोज होगी। अगर की हमारे पास यहाँ पर क्लोज होगी तो हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर होगी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सीरीज या पैरेलल में है, ये चीजें ध्यान जाने की कोशिश करो। यहाँ से आई करंट यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ से आई करंट यहाँ हमारे पास जाएगा। R1 में करंट होने के बाद यहाँ पर वो I1 करंट यहाँ पर हो जाएगा। I1 में होने के बाद गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा, I1 हमारे पास गैल्वेनोमीटर में एक IR जाएगा, IR, जो IR की वैल्यू कितनी होगी, IR में गया तो यहाँ पर कितना जाएगा, I1 में से IR गया तो I1 माइनस IR करंट R2 में जाएगा। यहाँ पर R2 में जाने के बाद I1 माइनस IR जितना करंट बाहर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये करंट यहाँ से I1 माइनस R2 जाने के बाद यहाँ पर वही करंट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हो जाएगा, I1 से लेके I2 तक। तो देखो ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा। तो ये टोटल समेशन जो करंट का होगा हमें निकालना होगा, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें एकदम बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास व्हीटस्टोन नेटवर्क ब्रिज के साथ। तो हमारे पास R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हमारे पास आंसर आ जाता है। ये बेसिक चीजें हमारे पास इसकी। तो ये बेसिक चीजें हम लोग व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, मतलब 1 मीटर की लेंथ की वायर जो होती है उससे हम लोग कैलकुलेट कैसा करेंगे, वो सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद अपना वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर एज गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर एज एमीटर, और वोल्ट मीटर के हमारे पास एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा 40% चैप्टर कवर हो गया है। डेरिवेशंस जो है वो एग्जाम में नहीं पूछते ज्यादातर, बट मैं सब डेरिवेशंस आपको करवा के दूंगा व्हीटस्टोन नेटवर्क के साथ तक, एंड तक। मतलब हमारे पास वोल्ट मीटर एज एमीटर एंड वोल्ट मीटर एज गैल्वेनोमीटर तक, और हमारे पास किरचॉफ्स लॉ, केल्विन्स मेथड, ये सब आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप सबके लिए एक मैसेज। तो आप लोग ध्यान से देखो, इस चैनल पे हमने क्या क्या अपलोड करके रखा है। रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशन, ये पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमने खत्म किया है हमारे पास। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ये एकदम मस्त चैप्टर हमारे पास है, वो हमने खत्म किया है अच्छे तरीके से। थर्मोडायनामिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा आधा खत्म हो गया है, पार्ट 1 हमारे पास खत्म हो गया है। उसके बाद ऑसिलेशंस पार्ट 1 हमारे पास खत्म हो गया है, ऑसिलेशंस। तो हम लोग आपके लिए, सबके लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए, सब हमारे एज के स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा जो हमारे पास नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और धन्यवाद। थैंक यू। अच्छी पढ़ाई करनी है, ऑल द बेस्ट सबको, धन्यवाद।